आप देख रहे हैं सीधा सटीक और मेरा नाम है सदफ आफरीन। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे प्रतिभाशाली मेहमान जिनकी सादगी और लगन की चर्चा आज पूरे देश में है, जो कई लोगों के आइडियल बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 64th के रिजल्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता की, जिन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। हजारों चुनौतियों और चैलेंजेस के बाद कैसे मिस्टर ओम प्रकाश ने पहले आईआईटी और फिर बीपीएससी में ये अहम मकाम हासिल किया, कितनी निष्ठा निभाई, कितनी कुर्बानियां दी और किन किन मुसीबतों को अपना हथियार बना दिया, ये सब हम खुद जानेंगे मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता से। चलिए सीधे जुड़ते हैं उनके साथ और सुनते हैं उनकी मोटिवेशनल बातों को। सबसे पहले मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बधाई हो आपको, बहुत मुबारक हो आपको ये दिन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इतना हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस हौसले पे खरा उतरूंगा। जी सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपके माता पिता का सपना सच हो गया, आपका खुद का सपना सच हो गया है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैम बहुत खुशी महसूस हो रही है। पूरे परिवार के लोग बहुत उत्साहित हैं और गांव के लोग भी बधाई देने के लिए बार बार आ रहे हैं, शहर के लोग भी आ रहे हैं। तो एक बहुत ही खुशी का माहौल है एंड इस तरह की खुशी का माहौल कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में। बट मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स के साथ पहली रैंक हासिल की है। तो आई एम रियली हैप्पी मैम। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कठिन परिश्रम का ही नतीजा है ये सब। मिस्टर ओम प्रकाश, आपका फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी प्रेरणादायी है। क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड की जानकारी देते हुए ये बता सकते हैं कि आपके पास इतने चैलेंजेस होने के बावजूद आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी कैसे रही? मैम फैमिली बैकग्राउंड जनरली तो शेयर नहीं करता मैं। जी जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं या फिर डिसएडवांटेजेस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, तो उनमें ये इंस्पिरेशन के लिए काम करेगा। तो इसको इंस्पिरेशन के तौर पे ही लेना है। तो जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड शुरुआत की रही है वो तो ये है कि पापा जी का किराना दुकान था, ग्रॉसरी स्टोर था और बहुत सारे और भी कैटल रेडिंग भी करते थे और अनाज भी खरीदते थे दूसरी जगह से। तो एक तरह से पूरी फैमिली जो है काम में व्यस्त थी। साथ में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते थे, थोड़ी सी अटेंडेंस कम रहती थी तो हम लोग घर में भी कंट्रीब्यूट करते थे और पढ़ाई भी करते थे। और साथ में सर ट्यूशन के लिए अवेलेबल होते थे जो कि बहुत कम फीस पे हम लोगों को गाइड करते थे। तो ट्यूशन से और स्कूल से मैथ्स में काफ़ी रुचि बन गई थी और बाकी लोग भी डाउट्स पूछने के लिए मेरे पास आते थे। तो उससे और प्रेरणा मिलता था कि मैं और पढ़ूं और अच्छे से पढ़ूं ताकि लोगों को डाउट्स क्लियर करूं, लोग खुशी महसूस करें। तो मैथ्स और इंग्लिश का अच्छा खासा कमांड था मेरे को 10th तक में। साइंस थोड़ी बहुत थी बट सोशल साइंस तो बिल्कुल नेग्लेक्टेड था। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा शुरुआती दौर में और 11th-12th की पढ़ाई जो है पासी के फतुआ में कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लेके किया था। साथ में आईआईटी का तैयारी भी शुरू कर दिया था। तो आईआईटी की तैयारी के लिए भी बहुत बड़े बड़े क्लासरूम हुआ करते थे जिसमें कि 1000 बच्चे पढ़ते थे और फीस बहुत ही कम हुआ करती थी। आप यूँ समझिए कि जिस तरीके से आज यूट्यूब पे गाइडेंस अवेलेबल है उसी तरीके का कोई गाइडेंस था। लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री पे काफ़ी अच्छी पकड़ बन गई थी। मेरे अंदर जज्बा था कि आप पढ़ाइए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, सीखने को तैयार हूँ और कोई भी कठिनाई आएगा हम सामना करने के लिए तैयार हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी मेरा क्लियर हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई टैलेंटेड नहीं हूँ बट एक डिफरेंस है मेरे अंदर। मैं बचपन से ही काफ़ी मोटिवेटेड हूँ, मोटिवेटेड टू बी गुड। और उस गुड का ही पार्ट है कि हार्डवर्क होना है और आउटकम जो है पॉजिटिव खुद के लिए भी अचीव करना है और दूसरे लोगों के लिए भी आउटकम अफेक्टिव हो, पॉजिटिव हो। यही मेरे अंदर एक प्रिंसिपल रहा है। जी तो सर बिल्कुल, यही इसके बाद जो है आईआईटी रुड़की से मैंने बीटेक पेपर टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया। फिर 2012 से 17 तक मैंने आईआईटी के बच्चों के लिए मैथ्स फैकल्टी के रूप में भी कार्यरत रहा रेफरेंस इंस्टीट्यूशंस में। फिर 2017 के बाद जो है मैं सिविल सर्विसेज का होल हार्टेडली प्रिपरेशन किया और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें कि मुझे पहली रैंक हासिल हुई। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने जैसा कि कहा आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, फिर आपने टीचिंग भी की, तो सर आप बेहतरीन इंजीनियर रहे हैं, पेपर टेक्नोलॉजी आपका बैकग्राउंड रहा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? मैम
जब मैं कॉलेज में एंटर किया था तो सोशल इंटरेक्शन में बहुत वीक था, मैं शाय था थोड़ा, और कम्युनिकेशन तो मैं हिंदी में भी अच्छे से नहीं कर पाता था। मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करना है, सीनियर के साथ कैसे बात करना है, थोड़ा सा अफ्रेड भी रहता था। लेकिन 1 साल के अंदर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1 साल बहुत दोस्तों के सपोर्ट से और टीचर्स के सपोर्ट से कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, सोशल इंटरेक्शन पे काम किया, विकिपीडिया से नॉलेज इकट्ठा करना शुरू किया और 1 साल के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि मैं इलेक्शन के लिए भी पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ के भवन काउंसिलर के इलेक्शन में विजयी भी हुआ। तो 1 साल मुझे उस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मौका मिला स्टूडेंट वेलफेयर में। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब का भी हेड कर रहा था और क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, बीइंग ए क्लास टॉपर। तो ये जो 1 साल का सफ़र था, इसमें मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो गया और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला। इसी से मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए स्पार्क जनरेट हुआ। ओके, तो जैसा कि आपने बताया आप इलेक्शन का भी हिस्सा रहे हैं सर। अक्सर हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ पॉलिटिक्स की जगह नहीं होती, इलेक्शन की जगह नहीं होती। आप यूथ आइडल बन चुके हैं, तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है? मैम, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए होती है, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ फ्रीडम सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इलेक्शन तो वो एक प्रोसेस है जिससे कि स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हो पाता है, ताकि जो स्टूडेंट का व्यू पॉइंट है पॉलिसी मेकर्स के पास जाए और पॉलिसी मेकिंग बैलेंस्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो। अदरवाइज क्या होगा कि स्टूडेंट का व्यू पॉइंट नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है कि अरिस्टोक्रेटिक कल्चर आ जाए। तो इलेक्शन तो एक प्रोसेस है, हाँ, बट इलेक्शन इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और उसमें अनइथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। इलेक्शन इथिकल होना चाहिए और स्टूडेंट ही नहीं, सोसाइटी के लेकर के भी काफ़ी बेनिफिशियल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। मैम अक्सर बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके पास ये सवाल अक्सर ही रहता है कि बीपीएससी को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? घंटे मायने रखते हैं क्या सर? मैम, मैं तो एवरेज 6-7 घंटे तो पढ़ता था। मेरा बीपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन तो नहीं रहा है, मेरा मेन टारगेट यूपीएससी ही रहा है। और लास्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं हुआ और थर्ड अटेम्प्ट में फिर से मेंस क्लियर किया है। इंटरव्यू शेड्यूल था बट वो कोरोना वायरस की वजह से इंटरव्यू फिर से कैंसिल हो गया और रीशेड्यूल होना है। तो मैं 6-7 घंटे मोबाइल पर ट्रैक करके डेली पढ़ता हूँ और 6-7 घंटे पढ़नी भी चाहिए, इसको 4-5 घंटे भी कर सकते हैं। और लेकिन 6-7 घंटे मैं कंटिन्यूसली नहीं पढ़ता, मेरे से कंटिन्यूसली पढ़ाई तो नहीं हो पाती है। मैं इसके लिए 12-13 घंटे स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इफेक्टिवली, इफिशिएंटली जिसको बोलते हैं, वो 6-7 घंटे एवरेज आती है, जो मोबाइल में रिकॉर्ड होती है कि फला सब्जेक्ट हमने इतने घंटे फला दिन पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर बीपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करना है तो 4-5 घंटे भी करेंगे तो उनका प्रिपरेशन हो सकता है, उसमें बहुत इशू नहीं है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए करेज भी चाहिए। जैसा कि आपकी बीपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी काफ़ी बिजी रही है, तो सर इस बीच आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते थे? आपकी हॉबीज़ क्या थी? मेरी हॉबीज़ तो टीचिंग और मेडिटेशन थी, बट मैं टीचिंग को तो परसू नहीं कर पाता था प्रिपरेशन के दौरान पे, बट मेडिटेशन तो रेगुलर किया करता था। एटलीस्ट जब भी मैं स्ट्रेस में होता था तो 15 मिनट के लिए रेगुलर मेडिटेशन कर लिया करता था। उसके बाद जब भी मैं स्ट्रेस फील करता था तो मैं बाहर घूम लेता था थोड़ा बहुत, जिससे कि मन फ्रेश हो जाता था। और मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, तो 40 मिनट पढ़ा, उसके बाद फिर से ब्रेक लिया, फिर उसके बाद। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेक के टाइम में आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि ब्रेक टाइम में अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से आपकी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो आप रिफ्रेश नहीं कर पाएंगे अपने आप को फिर नेक्स्ट स्ट्रगल के लिए, नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स कीजिए, ब्रेक लीजिए, टाइम दीजिए अपने आप को, आराम से काम कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी सर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम्स है जिनको आपको दूर करने की ज़रूरत है? मैम, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसमें कि हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो सोसाइटी के लेवल पर मुझे लगता है कि पैट्रियार्की जो है बहुत ज़रूरी है, उसको चैलेंज करना और ख़त्म करना भी, और गवर्नमेंट भी इससे बहुत प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स है वो पैट्रियार्की से अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी रेट है, उसमें भी पैट्रियार्की रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वुमेन के पास सेक्सुअल ऑटोनॉमी नहीं होती है, जो बॉडली ऑटोनॉमी होनी चाहिए वो नहीं होती। उसके बाद लो एजुकेशन में भी पैट्रियार्की रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि पैट्रियार्की की वजह से वुमेन इतना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करती है कि वो बच्चों को भी गाइड और लीडरशिप जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाती हैं। तो सोसाइटी के लेवल पे तो पैट्रियार्की में, उसके बाद यूथ के लेवल पे अभी या तो उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर इन तीनों जगह में वो यूथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो यूथ का फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, जो कि क्राइम के टर्म्स में दिखता है। तीसरा मैम, अगर मैं बात करूँ तो गवर्नेंस में भी जो इफ़िशियंसी है वो बहुत कम है। इफ़िशियंसी की ज़रूरत है, प्लस एक ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशन और लोगों के बीच में जो कम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के टाइम पे लोग ये महसूस करते हैं कि जस्टिस जो है आपस में ही मिल बांट के हम प्राप्त कर लेंगे। कोर्ट इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है कि जो 90% लोग बिहार में जो गाँव में रहते हैं वो जस्टिस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। मैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सपोर्ट में हूँ, बट हमारे इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है। जी सर, आखिरी सवाल मेरा यूथ से रिलेटेड है सर, क्योंकि आप यूथ आइडियल बन चुके हैं, आप टीचर भी रहे हैं, तो और आपने सोशल मीडिया का भी अभी जिक्र किया था, तो सर सोशल मीडिया के थ्रू एक इंट्रोवर्ट कल्चर बनता जा रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बेसिकली यूथ। तो वैसी कंडीशन में आप यूथ को क्या सलाह देना चाहेंगे? इंट्रोवर्ट होना कितना सही है? इंट्रोवर्ट तो अलग चीज़ है। इंट्रोवर्ट ये है कि आप अपने एक प्राइवेसी चाहते हैं, आप एक स्पेस चाहते हैं जी जी, जिसमें आप रिलैक्स फील करें। सोशल मीडिया से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इंट्रोवर्ट हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो फिजिकली इन पर्सन मीटिंग कम करें और सोशल मीडिया के थ्रू वो इंटरेक्ट करते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से जो डिप्रेशन आ रहा है उसके पीछे रीज़न कुछ और है। उसके पीछे है हमारे एक्सपेक्टेशन। जो हमारे पास रिसोर्सेस है, अगर हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन, फिर उसके बाद डिप्रेशन लाजिमी है, ऑब्वियस है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक तो होता है नीड, दूसरा होता है वांट। नीड तो फुलफिल होनी ही चाहिए, वांट को जितना हो सके वो अपने रिसोर्सेज के बराबर में रखना चाहिए। सस्टेनेबल होना चाहिए कि आप देखिए कि आपके पास कितना रिसोर्सेज हैं और कितना आप अपने वांट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं पूरा कर पाते हैं तो इसके लिए एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक सपना था कि मैं कभी किसी एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाऊं। आज वो सपना पूरा हो गया है, तो क्या मेरे डिज़ायर्स पूरे हो जाएंगे? नहीं। फिर नई डिज़ायर्स बनेगी, फिर नई डिज़ायर्स बनेगी, फिर से वो एंग्जाइटी आएगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने एस्पिरेशंस को पीस के साथ बैलेंस करना है। पीस अलग है, एस्पिरेशंस अलग हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी रखना है। हमारे एस्पिरेशन पूरे हो चाहे ना हो, पीस अपने अंदर से जो है उसको अनुभव करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल सर, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि आपकी बातें, आपकी सोच हमारे दर्शकों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो से जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी जो मौका निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आपके जो भी चैलेंजेस हैं आप उसको हिम्मत से, संयम से और हौसले के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ स्ट्रगल कीजिए और सॉल्यूशन के तरफ बढ़िए। और जो भी यूथ हैं, आपकी हो सकती है कि परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग हो, आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, फिर भी सत्य के साथ रहिए। क्योंकि सत्य के साथ हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो, बट लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़े सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ये हिम्मत और ये हौसला सत्य की वजह से ही आती है कि हमें सत्य के साथ बिल्कुल कमिटेड रहना है किसी भी कीमत पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम, जो आपने मौका दिया, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से बहुत बधाई हो आपको, बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी आपने सुनी बीपीएससी टॉपर मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता से उन्हीं की कहानी, उनकी ही जुबानी। उनकी ये कहानी आंखों में पानी भी लाती है तो आंखों में एक रोशनी भी देती है। उनका जज्बा ये साबित करता है कि कुछ कर देने के लिए हर आसाइश का मुहैया होना ज़रूरी नहीं है। उनकी यही लगन और निष्ठा ये साबित करती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते रहिए सीधा सटीक। मेरा नाम है सदा पाफरी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए।
Kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for the latest updates.